आज हमारे पास जो है 4 अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है जो देखने से अभी आया है 4 अप्रैल 2024। उस पेपर को हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए कि क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करें, इसका भी तरीका मालूम होना चाहिए। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, if EMF of hydrogen electrode at 25 degree Celsius is 0 in pure water, then pressure of H2 in bar is equal to 1। ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात की क्वेश्चन को पढ़ के समझिए इसमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। तो जब देखिए कह रखा कि ईएमएफ इस इलेक्ट्रोड पे 0 है, मतलब EH प्लस H2 इज इक्वल टू बता रखा है इसने 0। और दूसरी बात कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में आपको समझना पड़ेगा कि H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होता है। तो जानिए कि वाटर के लिए आप पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि वाटर में H2O एंड H प्लस होता है, और अगर न्यूट्रल वाटर हो प्योर वाटर तो H प्लस का कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 मोलर होता है। इन द सेम वे OH माइनस का कंसेंट्रेशन भी 10 की पावर -7 मोलर होता है इन न्यूट्रल वाटर एट 298 केल्विन, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू होता है। और सेल पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बता रखा है क्वेश्चन में क्या है 0। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, EH प्लस H2 इज इक्वल टू E0 H प्लस H2 माइनस 0.059 अपॉन N, फिर लॉग अब इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इसके इक्वेशन क्या लिखे जाएंगे, इसके इक्वेशन लिखे जाएंगे 2H प्लस गिव्स H2। तो H2 हमारा गैस है प्रोडक्ट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में हमारा हो गया H2 PH2 अपॉन लॉग PH2 अपॉन H प्लस के कंसंट्रेशन की पावर 2। ये लगा लेंगे फॉर्मूला हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए इसमें वैल्यू डाल कर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, EH प्लस H2 क्वेश्चन में बता रखा है 0 है, 0 विल बी इक्वल टू, और E0 जो होता है हमेशा 0 होता है, तो 0 माइनस 0.059 अपॉन N का वैल्यू क्या हुआ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि N का वैल्यू 2 है, 2 लॉग फिर PH2 नहीं मालूम हमारे को अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन मालूम है 10 की पावर -7 मोलर की पावर 2। ये करेंगे हम यहां पर, तो ये वैल्यू हुआ। अब जरा ये देखें आप, ये तो 0 ही है, यानी कि इस वैल्यू में इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो PH2 क्या रखा जाए ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू -0.059 अपॉन 2 लॉग PH2 अपॉन 10 टू पावर -14। अब इस लॉग वाले पार्ट में PH2 की जगह पर हमें वैल्यू रखना है। इस जगह पर क्या वैल्यू रखा जाए कि होल पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाए, ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वैल्यू 0 हो जाए हमारा। इस जगह पर अगर लॉग में 1 हो जाए वैल्यू हमारा, तो टोटल वैल्यू log 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 होता है।
तो यहां 1 लाने के लिए करना क्या होगा, pH2 क्या रखना होगा, यहां पर सेम वैल्यू रखना होगा, तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, pH2 will be equal to 10 raised to power minus 14। तो 10 raised to power minus 14 हमारा आ गया आंसर। तो इसका आंसर है 10 raised to power minus 14। इसके 4 ऑप्शन थे, पहला आंसर हमारा करेक्ट है कि प्रेशर होगा 10 raised to power minus 14। ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, for which of the following element only one oxidation state is possible। एलिमेंट्स दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। क्वेश्चन है, for which of the following element only one oxidation state is possible। for which element only one oxidation state is possible। और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है स्कैंडियम, ऑप्शन सेकंड है कोबाल्ट, थर्ड है निकल, फोर्थ है आयरन। इन 4 ये तो याद ही रखना होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट 1 से ज्यादा करता है, निकल 1 से ज्यादा करता है, आयरन 1 से ज्यादा करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा स्कैंडियम जो एक एलिमेंट होगा जो कि ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 ओनली। इसका आंसर हमारा कौन सा है, ए आंसर है। ये हमारा हट गया, ये हट गया, ये हट गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following decreasing order of basic strength will be। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following order of basic strength, बेसिक स्ट्रेंथ बताने हैं। दे रखा है स्पीसीज कौन कौन से, OH माइनस, H प्लस, ये भी H माइनस है, HCOO माइनस, CH3COO माइनस, और दूसरा है RO माइनस। तो जरा ये देखिए, इन सब के बेसिक स्ट्रेंथ के कंक्लूजन के लिए हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं। जितना स्ट्रॉन्गर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो OH माइनस जो बना होगा ये बना होगा H2O से, H माइनस जो बना होगा ये बना होगा H2 से, HCOO माइनस जो बना होगा HCOOH से, CH3COO माइनस जो बना होगा CH3COOH से, और RO माइनस जो बना होगा ROH से। इन सब पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके बेस पर बेसिक स्ट्रेंथ उसका उल्टा कर देंगे हम लोग। तो इन सब में आपको मालूम है ये एक फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया इन सब में। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का HCOOH सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, उससे वीकर एसिड हो गया CH3COOH, उससे वीकर हो गया हमारा ROH, उससे वीकर हो गया H2O, उससे वीकर हो गया H2। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इससे H माइनस बना है, इससे OH माइनस बना है, इससे RO माइनस बना है, इससे CH3COO माइनस बना है, इससे HCOO माइनस बना है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा इसमें H माइनस होगा, उससे वीकर बेस OH माइनस, उससे वीकर बेस RO माइनस,
उससे वीकर बेस CH3 COO माइनस, उससे वीकर बेस HCOO माइनस। यहां पर एक चीज का ये चीज आया, एक्सेप्शन आया इस जगह पर RO माइनस और OH माइनस में, ये दोनों RO माइनस और OH माइनस में अल्कोहल लेस एसिडिक तो होता है वाटर से, लेकिन RO नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस होता है OH माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा फिर ऑर्डर, H माइनस, RO माइनस, OH माइनस, CH3 COO माइनस और HCOO माइनस। ये इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह से ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ दे रखे हैं और इस ग्राफ के बेसिस पर हमें डेंसिटी बताने है। वी आर गिवन, क्वेश्चन है वी आर गिवन द फॉलोइंग ग्राफ, the following graph P and T जिनमें ग्राफ ये है, प्रेशर टेम्परेचर, ये हो गया, ρ1 है, ρ2 है, ρ3 है और ये रो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी है। अब बताइए P1 P2 P3 का ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर हमें करने के लिए क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग P और T को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT, तो हम n को अगर फर्दर ब्रेक करते हैं, PV = W/m/RT, m को हम इधर लेके आ जाते हैं, PM और V को इधर लिखते जाते हैं W/V/RT, और ये W/V जो होता है डेंसिटी होता है, तो PM = ρRT और ρ क्या हो जाएगा, ρ will be equal to PM/RT। कुल मिलाकर के m कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा, तो P/T का रेशियो बताएगा रो वैल्यू। P/T का रेशियो जितना ज्यादा होगा, रो का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए ये देखिए ग्राफ में, ये P/T का रेशियो हमें निकालना है। इनमें क्या हो रहा है कि P का वैल्यू हमारा ये ऊपर है, ये है, और इसको इस लाइन पर मिला देते हैं हम लोग, ये प्रेशर है, ये है। तो P/T का रेशियो कर निकालते हैं, तो जरा देखें, P का वैल्यू घटता जा रहा है, T का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अगर हम ग्राफ में अगर जाते हैं तो P का वैल्यू घट रहा है और T का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि P का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और T का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये रेशियो हमें देखना है किसका ज्यादा है। P का वैल्यू डिक्रीज होना डेंसिटी को घटाना होता है, और T का वैल्यू इंक्रीज होना भी डेंसिटी को घटाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है बड़ा होता जा रहा है, तो रेशियो जो होगा छोटा होता जाएगा। या न्यूमरेटर अगर बड़ा, न्यूमरेटर अगर घटता जाए तो भी रेशियो हमारा घटता जाएगा। दोनों ही जो है क्या हो रहा है कि दोनों का जो वैल्यू अगर देखा जाए तो दोनों के वैल्यू के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि P/T का रेशियो घटता जा रहा है। अगर यहां से हम P1 से P3 तक अगर चलते हैं, तो ρ1 से ρ3 तक चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ρ1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ρ2 का वैल्यू उससे कम है, ρ3 का वैल्यू सबसे कम है। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, यानी कि ρ3 हमारा सबसे छोटा है डेंसिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में जो है ρ1, ρ2, ρ3 डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। मैक्सिमम डायपोल मोमेंट बताने हैं किसका है, तो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए
डायपोल सिर्फ थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज हमारे पास गिवन होना चाहिए, और वैल्यूज हमारे पास नहीं है फिलहाल। कि हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट क्वेश्चन 5 है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 NH3, 2 ऑप्शन में PF5, थर्ड ऑप्शन में NF3, फोर्थ ऑप्शन में PCl5। NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है, N पर लोन पेयर H H H, इसका जो डायपोलमेंट होता है N और H का डायपोलमेंट N की तरफ, N और H का डायपोलमेंट N की तरफ, N और H का डायपोलमेंट N की तरफ, इन तीन का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ। ये ऑर्बिटल डायपोलमेंट, तो टोटल डायपोलमेंट जो हुआ, नेट डायपोल मोमेंट जो हुआ इज इक्वल टू ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट प्लस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट प्लस रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। उसके बाद फिर PF5, PF5 का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें जरा देखिए, इन दो का रिजल्टेंट इधर को होगा, क्योंकि PF डायपोलमेंट इस तरफ है, PF डायपोलमेंट इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये और ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे डायरेक्शन हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कि जीरो हो गया, और ऊपर का PF डायपोलमेंट ऊपर की तरफ है, ये नीचे का नीचे की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मतलब म्यू इक्वल टू इसमें जीरो हो गया। उसके बाद फिर है, जिस तरह से PF5 है हमारा, उसी तरह से PCl5 भी है, ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया हमारा NF3। NF3 और NH3 तो बल्कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि NF3 और NH3 में किसका डायपोलमेंट ज्यादा है। तो NF3 का अगर हम कर लेते हैं, N का इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे है, F ये, F नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, NF का डायपोलमेंट हो गया F की तरफ, इसका भी हो गया F की तरफ, इसका भी हो गया F की तरफ, और इन तीन का रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, और ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हुआ। मतलब क्या हुआ, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा, नेट म्यू विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट एंड रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। और इसमें क्या था, नेट डायपोल मोमेंट सम ऑफ रिजल्टेंट एंड ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। तो ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को कि सम वैल्यू जो होगा डिफरेंस वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये हो गया ऑर्बिटल माइनस रिजल्टेंट, ऑर्बिटल माइनस रिजल्टेंट, तो ये वैल्यू छोटा हुआ, ये वैल्यू बड़ा हुआ, तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट डायपोलमेंट जो हुआ किसका हुआ, NH3 का हाईएस्ट डायपोलमेंट हुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दे रखा है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, और ये एल्डिहाइड चैप्टर से क्वेश्चन है। ये है कि बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, और नीचे पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड CH3, इसमें डाल दिया ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl। मालूम था आपको कि ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों ग्रुप रिड्यूस होकर के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अगर ये हमने डाला कि ये ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन में, ये ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन में, तो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, ये CHO ग्रुप बन जाएगा CH3, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप बन जाएगा CH2 CH3। इस तरह से इसका रिडक्शन हो गया और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। कुल मिलाकर के इसका जो चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है CH2OH और नीचे C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है
बेंजीन पे CH3 CH2CH3। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, नीचे C डबल बॉन्ड O CH3। और फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन पे CH3 और पैरा पे C डबल OH। तो ये चीज है, हमारा आंसर कौन सा है? सेकंड आंसर हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन हुआ है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंड ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। ट्रेंड ऑफ आयनेशन एंथैल्पी और एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन है बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। थर्ड ऑप्शन है बोरॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। फोर्थ ऑप्शन है बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कई बार ये मैंने क्लास में करवा रखा है। अच्छा, तो ये जो है बड़े सिंपल है, थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें, उसको ध्यान रखते हुए हमें करना सॉल्व। हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है। आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है तो एक ही पीरियड का एलिमेंट ही है यहाँ पर। तो हमारा एलिमेंट्स जो है बेरिलियम सेकंड ग्रुप हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके एलिमेंट हमारा। अब हमें मालूम है कि लेफ्ट साइड जाते हुए आयनेशन एंथैल्पी बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है कि बोरॉन का आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकलता है और बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलता है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो उस s वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। इस केस में क्या होगा कि बेरिलियम और बोरॉन में ये इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका ट्रेंड। इन द सेम वे आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन का हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होता है कि नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का कम हो जाता है। इसके हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा कि बोरॉन का सबसे कम, उससे ज्यादा बेरिलियम, कार्बन इसमें है नहीं, फिर हमारा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर हमारा ऑक्सीजन, फिर हमारा नाइट्रोजन, फिर हमारा फ्लोरीन। तो ये ऑप्शन जरा देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये। तो सेकंड आंसर हमारा हो गया। ये था हमारा आयनेशन एंथैल्पी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट और रीजन वाला है। एक क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन is caused by acidity of अल्फा हाइड्रोजन। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल। क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल बिटवीन, ये दे रखा है कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, और दूसरा दे रखा है इथेनॉल। जैसा कि आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन इस वजह से होता है क्योंकि जिस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो
जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उसी की वजह से रिएक्शन ही होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो वो रिएक्शन करेगा। और पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि एल्डोल के और एसिड के अल्फा हाइड्रोजन, मतलब क्लियर है बात, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल होने के लिए क्या होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल जो लेते हैं, चाहे तो दो एल्डिहाइड लें हम, या तो दो कीटोन लें, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन लें, तो उन दोनों में किसी न किसी के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर के क्रॉस एल्डोल पॉसिबल है। तो इस वाले में फंक्शनल ग्रुप हमारा ये, इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर इस कंपाउंड को लेते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इसके बगल वाला कार्बन ये, और इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसमें इन दोनों का रिएक्शन हो सकता है, और इन दोनों में जो रिएक्शन होगा, एल्डोल का कैटेगरी जो होगा उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम देंगे। तो इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट क्या रखा हमें कि नहीं है पॉसिबल, इसका मतलब ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हुआ। इसका आंसर हमारा कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन में ये रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये याद रखने वाला, बायोमोलिक्यूल्स से चैप्टर है। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। पहला ऑप्शन दे रखा है CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH और यहां CHO। ये आपको मालूम होगा, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिनमें कि लोवेस्ट वाले कार्बन के, ये दोनों कार्बन को देखिए, इन दोनों का स्ट्रक्चर OH राइट में H लेफ्ट में अगर होता है तो हमारा डी फॉर्म होता है, तो ये हमारा डी फॉर्म है, डी ग्लूकोज है। ये कैंसिल हो गया। ये याद रखना होता है लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर जो स्ट्रक्चर है वो किसके तरह मैच कर रहा है। अगर लेफ्ट साइड में H हो, राइट साइड में OH हो, तो वो कैपिटल डी कैटेगरी में रखा जाता है, तो कैपिटल डी कैटेगरी डी ग्लूकोज है हमारा। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है CHO, CH2OH, जिनमें कि OH लेफ्ट में है, H राइट में है, OH लेफ्ट में है, H राइट में है, H लेफ्ट में, OH राइट में, और OH लेफ्ट में, H राइट में। तो इसमें ही क्या होगा कि एल ग्लूकोज में बस उल्टा हो जाएगा स्ट्रक्चर, उल्टा हो जाएगा, तो इसमें जो था दोनों H और दोनों OH राइट साइड में है, इसमें दोनों OH और दोनों H राइट साइड में हो गया, दोनों OH लेफ्ट साइड में, दोनों H राइट साइड में। तो ये स्ट्रक्चर जो था उल्टा है, इसके जस्ट उल्टा है, तो हमारा ये एल फॉर्म है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। बाकी जो दो दे रखे हैं वो दोनों तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसलिए वो लिख ही नहीं रहा है वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका। चलिए बच्चों, अब आगे का जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।